मुझे पता है तुम नहीं मानोगे, लेकिन वायर स्पाई यूनिवर्स बर्बाद होने वाली है। 2892 करोड़, यह है वायर स्पाई यूनिवर्स का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। इतने में पता है कितनी क्वालिटी फिल्में बन सकती है, लेकिन यहाँ पे ना क्वालिटी है, ना ठीक से वर्ल्ड बिल्डिंग से कनेक्शन बिठाए गए हैं, ना ढंग के वीएफएक्स है, ना ही एंड गेम का कोई ठिकाना। सलमान, शाहरुख और ऋतिक जैसे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स को लेकर भी ये उनका सही से यूज भी नहीं कर पाते। दीपिका और कैटरीना जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस को मूवी में सिर्फ हनी ट्रैप के लिए यूज किया जाता है। इन्होंने खुद ही इतनी भसड़ मचा रखी है कि अब ऐसा लगता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स छपरी यूनिवर्स बन के रह जाएगा, और जिस ग्लोरियस एंड की हम इससे उम्मीद कर रहे थे वो ये पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें वायर स्पाई यूनिवर्स की 7 मिस्टेक्स बताऊंगा और उनके जरिए कैसे ये धीरे धीरे अपनी ऑडियंस खो रहे हैं, उस पे भी डिटेल में बात होगी। इसके अलावा इन प्रॉब्लम को ये कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पे भी खुल के बात करेंगे। और अगर तुम स्पाई यूनिवर्स के ट्रू फैंस हो तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फैन का मतलब ये नहीं होता कि बिना सोचे समझे जो हमें दिखाया जा रहा है उसे आग बन के सपोर्ट करे, बल्कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलना भी जरूरी होता है, क्योंकि एज अ फैंस हम लोग बेटर डिजर्व करते हैं यार। पठान मूवी के एक सीन में जिम्दो उड़ते हुए हाई स्पीड हेलीकॉप्टर की रस्सी को पकड़ता है और एक ट्रक के हुक में लटका देता है, और लिटरली उन दोनों पावरफुल हेलीकॉप्टर्स की दिशा चेंज हो जाती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पर सच कहूँ तो देखने में अच्छा लगता है। खैर उसके बाद जैक पैड में उड़ते हुए ये दोनों हवा में ही एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और सच कहूँ तो मूवी में भी फेक ही लगता है। वीएफएक्स की वजह से अगर आगे ग्रीन स्क्रीन होगी तो फेक तो लगेगा ना। और इनकी फिल्मों में और भी कई सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो बहुत इलॉजिकल थे। जैसे कि टाइगर 3 में सलमान खान सीधा एक पहाड़ से हेलीकॉप्टर पे उड़ के ही आ जाते हैं। चलो उन्हें सुपरमैन बनते हुए तो फिर भी देख लेते हैं, लेकिन वो हाई स्पीड में घूमते हुए पंखों के बीच से निकल जाते हैं, जिससे निकलते वक्त आयरन मैन की भी ये हालत हो गई थी। और अभी वॉर 2 का टीजर आया है, उसमें भी सेम एक्शन है। एनटीआर प्लेन के बाहर बिना पैराशूट और ग्लासेस के ऐसे उड़ रहे हैं जैसे जूनियर जी, चलती ट्रेन पे ऐसे कूद रहे हैं जैसे फ्लाइंग जेट, और उसी ट्रेन पे ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कि शक्तिमान। और भाई ये तो बस कुछ एग्जांपल्स है जो मुझे याद है। अगर बारीकी से ढूंढने जाए तो सारी स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों में इतने सीन हैं कि एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी। और यही नहीं बल्कि हर एक्शन का सेम पैटर्न भी है। हेलीकॉप्टर, प्लेन्स या फिर कार से कूद के बिना किसी इंजरी के लैंड करना, बॉम्ब ब्लास्ट और शूट आउट को मिनिमल स्क्रैचेस के साथ सर्वाइव कर जाना, या फिर सबसे कॉमन 20-30 गुंडों को अकेले पेलना। और हाँ, अब ये मत कहना कि ये एक्शन मास मसाला फिल्में हैं। भाई मैं जानता हूँ कि किसी भी एक्शन मूवी में या फिर मास मसाला फिल्म में ओवर द टॉप एक्शन दिखाना जरूरी होता है, फैन सर्विस करनी जरूरी होती है, लेकिन उसका कन्विंसिंग होना भी उतना ही जरूरी होता है, जो कि रियलिज्म से आता है। जैसे कि ऑडियंस उस फिल्म से इमोशनली कनेक्ट कर पाती है, वरना आप बस हंसी के पात्र बन के रह जाते हो, आप पे मीम बनाई जाती है। अच्छा, तुम्हें रियलिज्म और कन्विंसिंग एक्शन सीन्स के एग्जांपल चाहिए तो उसे भी हम इसी यूनिवर्स से ले सकते हैं। जैसे कि जब पठान को ट्रेन में इतने सारे गुंडे मारते हैं तो वो थक जाता है, क्योंकि ट्रेन सोल्जर होके भी इंसान ही है ना भाई। वही भी जब हेलीकॉप्टर से मिसाइल पठान और टाइगर की तरफ आती है तो वो दोनों ही डर से चिल्लाते हैं, जिससे अगेन पता चलता है कि बॉम्ब से वो मर सकती है, हर बार की तरह सरवाइव नहीं करेंगे। वही भी जिम का अपनी फिजिक के हिसाब से पठान को धोना, या फिर वॉर पार्ट 1 में कबीर और सौरभ की हैंड टू हैंड फाइट, इसे कहते हैं रियलिज्म। तो बातों बातों में मैंने तुम्हें सॉल्यूशन भी दे दिया। इन्हें बस एक्शन को बैलेंस करना है, और मैं एकदम ग्राउंडेड रखने को भी नहीं बोल रहा हूँ, पर यार ग्रेविटी और फिजिक्स की कुछ तो मान मर्यादा रखो। कम से कम उतनी ही इज्जत रखो जितना कि ऑडियंस को देखने में घटिया ना लगे, वरना वो प्लॉट से कैसे जुड़ेंगे। वैसे एक्शन घटिया लगने का एक और रीजन वीएफएक्स भी है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए इस पे थोड़ी देर में बात होगी। पर कॉमन से मुझे याद आया, क्या तुमने ये नोटिस किया कि इनकी हर फिल्म में हर चीज बहुत ही कॉमन सी हो गई है। इतने सारे पैसे और बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार साथ होने के बाद भी ये लोग क्या करते हैं, उसी स्टोरी को हर फिल्म में उल्टा पुल्टा करके अपने सामने रख देते हैं। आज से करीब 13 साल पहले एकता टाइगर में एक एजेंट दिखाया गया था जो दूसरे देश में मिशन पे जाता है और उसे एक पाकिस्तानी स्पाई से प्यार हो जाता है। उस समय पे ये बहुत ही यूनिक स्टोरी थी, लेकिन उसके बाद पठान भी बाहर जाता है और उसे भी एक एजेंट से ही प्यार होता है, वो भी पाकिस्तानी होती है। अबे तो कबीर के वक्त तो बदल दिया है ना इन्होंने। तो बेटे ऐसा
ऐसा नहीं है, देश और प्रोफेशन बदला है, बाकी कहानी तो वही है। एक एजेंट बाहर जाता है और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर वो उसका हनी ट्रैप की तरह यूज करता है, जो कि आमतौर पर ये लोग अपनी फिल्मों में करते हैं। वो तो अच्छा था कि उसमें वो मर गई थी, नहीं मतलब कुछ तो अलग हुआ, लेकिन डर इसी बात का है कि वॉर 2 में वापिस से कियारा आडवाणी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, लव स्टोरी के अलावा इनका दूसरा फोकस है पाकिस्तान। दुश्मन होगा तो पाकिस्तान का, दोस्त होगा तो पाकिस्तान का, गर्लफ्रेंड भी पाकिस्तान की होगी, और अब तो हमने टाइगर 3 में पाकिस्तान को बचा भी लिया है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यहाँ पे देशभक्ति के नारे लगाने नहीं आया हूँ। हम सभी अपने देश से प्यार करते हैं और उसके लिए मुंह से इंडियन आर्मी का सपोर्ट करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम को समझो, दुनिया में और भी देश है भाई। अगर स्पाईवर्स के विलन की बात करें तो वो तो पाकिस्तान का कोई टेररिस्ट ग्रुप होगा या फिर रॉ का ही एक गद्दार। चलो एग्जांपल देता हूँ, वॉर मूवी का जो विलन था उसी से सिमिलर विलन पठान का था और टाइगर 3 का भी। बस इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उसे इंडिया का गद्दार सोल्जर ना दिखा के पाकिस्तान का दिखा दिया। और यही नहीं, बल्कि अगर नोटिस करोगे तो ऑलमोस्ट हर एक फिल्म में इंडिया खतरे में होता है और उसे अपना अकेला स्पाई बचाता है। अबे इंडिया इतना भी कमजोर नहीं है मेरे भाई। और यार तुम इतने तो बेवकूफ मुझे लग नहीं रहे हो कि तुम्हें ये तक मुझे समझाना पड़ेगा कि वीक स्टोरी लाइन और रिपीटेटिव प्लॉट्स में प्रॉब्लम क्या होती है। लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा तुम्हें बता ही देता हूँ। दरअसल इससे ऑडियंस इमोशनली सीरियस होना छोड़ देगी, मतलब कि इनकी आगे आने वाली फिल्मों में पब्लिक को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मतलब कि सोचो अगर वॉर 2 के साथ भी यही हुआ तो वॉर 2 के बाद जो फिल्में आएगी उसमें ऑडियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हर विलन इंडिया का गद्दार सोल्जर या फिर पाकिस्तान का टेररिस्ट होगा और हर बार मिशन इंडिया को सेव करना ही होगा तो लोग कितनी बार देख पाएंगे। अब वॉर 2 में भी इंडिया का एक नया दुश्मन है जो है तो बहुत खतरनाक, लेकिन कबीर उसे इसी पार्ट में निपटा देगा। तो अब सवाल ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। देखो मेरे हिसाब से वायर को डीपर लेयर्ड स्क्रिप्ट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्हें ऐसे थीम्स को एक्सप्लोर करना चाहिए जो इनके रेगुलर टेम्पलेट से अलग हो, जिसमें बिट्रेयल, डबल एजेंट, पॉलिटिकल ग्रे जोन्स और पर्सनल सैक्रिफाइस के ऊपर फोकस होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल सलमान खान की एकता टाइगर ही है, जिसमें एक रॉ एजेंट की पर्सनल लव लाइफ को एक्सप्लोर किया गया था। और क्या वीएफएक्स थे, क्या एक्शन था, सब कुछ एकदम कमाल का था भाई। और शायद ये तुम्हें बहुत बड़ी बात लग सकती है, लेकिन स्पाई यूनिवर्स में अब तक जितनी भी फिल्में आए हैं एकता टाइगर उनमें सबसे बेस्ट है हर चीज में, चाहे वो वीएफएक्स हो या फिर ग्राउंडेड एक्शन हो या फिर एक रॉ एजेंट के रियल लाइफ के नजदीक उस कहानी को रखना हो। हर चीज में एकता टाइगर इनकी अब तक जितनी भी फिल्में आ चुकी है उनसे बेहतर है। और हाँ, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें ओवर द टॉप एक्शन या फिर फैन सर्विस या फिर बड़े बड़े आइटम सॉन्ग्स को नहीं गिन रहा हूँ। अच्छा चलो मान लेते हैं कि इनके पास आइडियाज नहीं है, तो तुम्हें बेहतर आइडिया चाहिए तो मैं देता हूँ ना, जिम का एक स्पिन ऑफ बनाओ कि कैसे एक अच्छा देशभक्त गद्दार बन गया। एकदम रियलिटी के नजदीक कुछ चाहिए तो अक्षय कुमार की बीबी फिल्म देखिए ना, वैसा कुछ करो। और हर बार गद्दार बाहर ढूंढना जरूरी थोड़ी है ना, कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं जहाँ एक पावरफुल पॉलिटिशियन गलती से एक सरपीरे रॉ एजेंट से भिड़ जाता है। और ये तो बस कुछ आइडियाज हैं जिन्होंने अभी अभी मेरे दिमाग में जन्म लिया है। अगर आपको इससे भी लाख गुना बेटर आइडिया चाहिए तो उसके लिए आप इंडिया के टॉप राइटर्स को कहानी लिखने को बोल सकते हो, या फिर अगर तुम्हें हर बार की तरह इजी मनी चाहिए तो सक्सेसफुल नोवेल बहुत सारी है इंडिया में, उनके राइट्स खरीद के उन पे फिल्म बनाओ। और अब अगर इतना भी तुमसे नहीं हो पा रहा है तो सवाल यही है कि ये घिसी पीटी कहानियां कब तक चला पाओगे। अबे ये क्या बोल रहा है तू? इनका हर विलन लोगों का पसंदीदा है भाई, लोग इनके हर विलन पे जान छिड़कते हैं। सही है, लेकिन क्या उनमें से एक भी जिंदा है? इनको पता ही नहीं है भाई कि विलन को आइकॉनिक बनाते कैसे है। फर्स्ट एवेंजर फिल्म के लिए बजट की कमी की वजह से मार्वल ने एक ऐसा विलन चुना जो ना सिर्फ पहले से ही थॉर में इंट्रोड्यूस हो चुका था बल्कि बजट फ्रेंडली भी था। ऐसे सही कनेक्शन तो बिल्ड हुआ ही, लेकिन साथ ही में इन्होंने लास्ट में उसे जिंदा भी रखा, जबकि लोकी उस समय पे कुछ खास फेमस नहीं था। उसी तरह से ये लोग भी जिम को जिंदा रख सकते थे या फिर सौरभ को, लेकिन नहीं। वही पे जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में कहा, इनके विलन काफी सेम होते हैं। सभी सोल्जर जिन्होंने अपने देश से गद्दारी की है, सौरभ, जिम, आती सब एक जैसे हैं। नहीं, मैं इनके कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इनकी बैकग्राउंड स्टोरी की बात कर रहा हूँ, जो कि लिखने वाले ने बिल्कुल सेम ही लिखी है, बस चीजों को थोड़ा सा उलट पुलट किया है। और अब वॉर 2 में भी जो दिख रहा है वो भी एक एजेंट ही है। आई होप कि एनटीआर विलन ना हो कि कोई और हो, और गद्दार एजेंट ना हो कि कुछ और ही हो। और यार मतलब मेन विलन का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। खैर उसकी भी हम आगे बात करेंगे एक पॉइंट पे जाके। पर इसका सोल्यूशन क्या है?
मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है ये विलन वाली उसका सॉल्यूशन। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, ऐसे विलन बनाओ जो मेमोरेबल और लेयर्ड हो। और अगर गलती से तुमसे ऐसे विलन पहले ही बन चुके हैं जैसे कि जिम और सौरभ थे, तो मेहरबानी करके उन्हें आगे के लिए जिंदा रखा करो ताकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर पाए। कुछ ऐसे विलन बनाओ जो पहले ही अपने हीरो से कनेक्टेड हो, जैसे कि खालिद के पिता या फिर अगेन जिम। वैसे सच बात ये भी है कि यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स को जिंदा रखना इनके लिए प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि बजट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ सुपरस्टार को ही कास्ट करती है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई नो कि सलमान, SRK और ऋतिक बहुत बड़े नाम हैं और इनकी वजह से बॉक्स ऑफिस पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, पर पूरी तरह से इन्हीं पे डिपेंड रहने की वजह से स्पाईवर्स बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। अगर इन तीनों में से एक ने भी कल किसी प्रोजेक्ट के लिए ना बोल दिया तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सलमान के बिना टाइगर 4 नहीं बन सकती और उसी तरह से SRK के बिना पठान 2 या फिर ऋतिक रोशन के बिना वॉर फ्रेंचाइजी आगे नहीं बढ़ सकती। और मजे की बात पता है क्या है, इन तीनों के अलावा इनके पास कोई और है भी नहीं, और जिस सिचुएशन में मेकर्स है ये इन्हें रिप्लेस भी नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम है लोकेश कनगराज ने अपनी यूनिवर्स को फिलहाल पीछे क्यों रखा है? क्योंकि लियो को प्ले करने वाले विजय थलपति ने संन्यास ले लिया है, एंड आई एम श्योर लियो के वक्त ही लोकेश के फ्यूचर प्लान बन चुके थे। ये हमें रोलेक्स की एंट्री और लियो का पोस्ट क्रेडिट सीन ही बता देती है कि लोकेश ने कुछ फ्यूचर के लिए तगड़ा प्लान किया था, लेकिन थलपति के संन्यास ने सब कुछ चौपट कर दिया, और इसलिए अब उन्हें लियो को हटा के वो सारे प्लान्स वापस बनाने पड़ेंगे। और मुझे लगता है सिर्फ इसीलिए वो फिलहाल अपने यूनिवर्स पे काम ना करके सोलो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई बना बनाया प्लान को चेंज करना, वो भी परफेक्टली, कोई हलवा काम नहीं है। इसमें टाइम लगता है और दिमाग भी। और जरा सोचो अगर पास्ट की तरह SRK और सलमान के बीच झगड़ा हो गया या फिर इन दोनों में से किसी एक का ऋतिक के साथ कुछ हो गया तो इनकी यूनिवर्स का क्या होगा? वही प्रॉब्लम ये भी है कि इन दोनों की एज बहुत ज्यादा है। अब मेकर्स ने स्टारडम को देखते हुए इनको ले तो लिया, पर सच कहो तो एंड गेम में कम से कम 6-7 साल तो आराम से लग जाएंगे, ज्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे में इनके एज को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग आखिरी वॉर को लड़ने के लिए केपेबल भी होंगे? मैं एंड गेम की बात कर रहा हूँ। सच कहो तो तब उन्हें देखते हुए वही फील होगा जो रजनीकांत की एक्शन मूवी देखते हुए हमें फिलहाल फील हो रहा है, और वो भी तब जब बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना तो एंड गेम से पहले ही बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। और देखो इसका बेस्ट सोल्यूशन तो वही है जो प्रशांत वर्मा कर रहे हैं। अगर तुम कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हो तो नए चेहरों के साथ शुरू करो। इससे क्या है कि ना तो उनके फेस की प्रॉब्लम होती है और ना ही उनके एटीट्यूड की, और एज की तो होगी ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं तो इन्हें अभी से नए चेहरों को स्पाई न्यूज में ऐड करना स्टार्ट करना चाहिए, जैसे अल्पा से आलिया और शर्वरी को किया जा रहा है। और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि उन सबको सोलो फिल्में दो, जैसे हमने वॉर में खालिद को देखा था वैसे ही उन्हें साइड कैरेक्टर से भी ऐड किया जा सकता है। बस उन्हें खालिद की तरह मारना मत, जिंदा रखना, ताकि हम आगे उनका यूज कर सके। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो धीरे धीरे लीड में उन्हें लाया जा सकेगा, वरना तुमको तो पता है कि अचानक से ऑडियंस कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। भाई मार्वल के डाउनफॉल का कारण भी यही था, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद लोग नए चेहरों को या फिर साइड कैरेक्टर्स को मेन में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। कैरेक्टर लाइक जोया और रुबाई को फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो दिखाया गया है, लेकिन उनका कभी भी सही से यूज नहीं हुआ है। वायरअप हमेशा इनका यूज रोमांटिक सब प्लॉट्स या फिर बैकअप रोल के लिए ही करती आई है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो हनी ट्रैप से ज्यादा बन सकती थी। या फिर इनको जरूरत है एक ऐसे फीमेल लीड कैरेक्टर की जिसकी वैल्यू इन तीनों के बराबर हो। डीसी और मार्वल इस चीज की इम्पोर्टेंस को अच्छी तरह से समझता है, और इसीलिए इनके पास न सिर्फ फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है बल्कि उनकी अपनी सोलो फिल्में और सीरीज भी है। एंड आई होप कि अल्पा से वायरअप भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हो। मैं नहीं चाहता कि आलिया और शर्वरी भी एजेंट के रोल में होके भी बिकनी में ही घूमती हुई दिखे। और ये मत कहना कि जोया और रुबाई तो एक्शन करते हुए दिखती है, वो करती है, लेकिन उनकी वैल्यू बस एक लव इंटरेस्ट के अलावा कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये तीनों बस अपने देश के लिए मिशन करते हैं, वैसे एक फीमेल लीड की जरूरत है जो इनके कंधे से कंधा मिला के चल सके। जब आप कोई फ्रेंचाइजी फिल्म बनाते हो तो उसमें वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये जो दुनिया आप अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो आखिर वो कैसी है।
हैरी पॉटर की तरह जादुई है, जॉन विक की तरह डार्क है, या फिर जैक स्पैरो की तरह फंकी है। और फिर उसी के हिसाब से तुम्हारी चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब कि तुम्हारे कैरेक्टर्स, उनके पहनावे, उनके बिहेवियर, सब कुछ। और तुम्हें यकीन नहीं होगा पर वर्ल्ड बिल्डिंग मूवीज को जिंदा बनाने का काम करती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ब्लेड रनर और हैरी पॉटर इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है। वही पे इससे लोगों को भी ये पता रहता है कि वो ऐसी फिल्मों से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। लेकिन सच में स्पाई यूनिवर्स में इसमें ध्यान ही नहीं दिया गया है। ना इन्होंने कभी ये एक्सप्लोर किया कि रॉ कैसे चलता है, ना कभी इस पे ध्यान दिया गया है कि रॉ और इंडियन पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। और मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, साला ये दिखाते भी कैसे? ये तो इलॉजिकल एक्शन दिखाने में काफी बिजी है। वो सब तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन इन्होंने अब तक एक कॉमन थ्रेड तक नहीं क्रिएट किया है। तो सवाल फिर से वही है कि इन्हें अब क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसी कहानियां बनाओ जो इंटरकनेक्टेड हो, वो भी डीपली। और पाकिस्तान पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा ये होगा रॉ किस तरह से फंक्शन करता है, इस चीज को एक्सप्लोर किया जाए। अगर फिक्शन पे रिलाई कर ही रहे हो तो रॉ के ऐसे हेडक्वार्टर्स बनाओ जो कमाल की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाए गए हो और इल्यूमिनाटी से भी सीक्रेट हो। हम 2025 में है यार, कुछ एआई भी ऐसे भी खेल लो। इनकी एक एवेंजर वाली टीम बनाओ, उन्हें टोनी स्टार्क वाला हेडक्वार्टर दो। खैर मैं जोश में अगले पॉइंट की बात बोल गया। हाँ, तो अब तक हमने सारे प्रॉब्लम सुन लिए, पर असली मिस्टेक तो अभी बाकी है। स्पाइवर्स की जितनी फिल्में अभी तक आ चुकी है उसके हिसाब से थैनोस के दर्शन हमें टाइगर 3 में ही होने चाहिए थे। लेकिन जहाँ तक टीजर देखकर मुझे पता चला है शायद ऐसा कुछ वॉर 2 में भी नहीं होने वाला। पर जैसा कि मैंने इनके एज और स्टारडम की बात की है, जितना जल्दी हो सके वायरब को एंड गेम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि किसे पता है आगे कब कौन सा कांड हो जाए। और वैसे भी सिमिलर फॉर्मूला वाली फिल्में देखकर ऑडियंस बोर हो रही है। वॉर 2 के टीजर पे भी जो ऑडियंस का रिएक्शन आया है वीएफएक्स के बाद, उसमें दूसरी सबसे बड़ी आलोचना इसी चीज को लेकर हुई है कि वॉर 2 भी वॉर 1 की तरह लग रही है। ऊपर से इनके वीएफएक्स इतने खराब है कि साला आदि पुरुष भी शर्मा जाए। आई डोंट नो कि मेकर्स इसको लेकर सीरियस है कि नहीं है, पर अगर मुझसे पूछोगे तो इन्हें कुछ अच्छे राइटर्स को ढूंढ के एक ऐसा विलन बनाना चाहिए जो इन तीनों से पास्ट में कनेक्टेड हो, और इंडिया से भी। और ऊपर से नहीं बल्कि डीपली कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। शायद ये तीनों पास्ट में किसी मिशन पे होंगे जहाँ पे इनका सामना उससे हुआ था। अब देखो, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पठान, कबीर और टाइगर तीनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसा दिखाने में कोई परेशानी नहीं है कि ये तीनों पास्ट में भी एक मिशन पे पहले जा चुके हैं। यानी कि शायद ये तीनों पास्ट में किसी मिशन पे होंगे जहाँ पे इनका सामना उससे हुआ था, और उसमें भी ये तीनों एक साथ होके भी उसे हरा नहीं पाए थे। बेसिकली मैच टाई हो गई थी, और अगर उसे भी एक उछलते हुए कैमियो की तरह ही दिखाओगे तो बात नहीं बनने वाली। और सोचो, अगर लोग मेन विलन से ही कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो एंड गेम देखने में क्या खाक मजा आएगा। मुझे ये सब लिखते हुए विक्रम मूवी की याद आ गई। किस तरह से लोकेश ने बिना रोलेक्स को दिखाए ही पूरी फिल्म में उसे मौजूद रखा था, और जब वो आया तो क्या आग लगाई थी। और सच कहूं तो उसका आधा ही अगर ये लोग कर ले तो काम बन जाएगा। बाकी अगर तुम वीएफएक्स की प्रॉब्लम को डिटेल में समझना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकती हो। और अगर कोई मिस्टेक मुझसे छूट गई हो तो कमेंट में कवर कर लेना। बाय बाय।